नमस्कार, 5 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये कल शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच गुजरात के तट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुजरात के 8 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इधर 44,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी भेजा गया है। सभी स्कूल कॉलेज 15 जून तक बंद कर दिए गए हैं। गुजरात कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ये तूफान अति प्रचंड रूप ले सकता है और इतना ताकतवर है कि ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान से चलने वाली तेज हवाएं फसलों, घरों, सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। यह आशंका मौसम विभाग की तरफ से बार बार जाहिर की जा रही है। केंद्र और राज्य की कई आपदा नियंत्रण टीमें तैनात की गई हैं। तो अब कोशिश और प्राथमिकता यहां पर यह है कि जन हानि ना हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर गुजरात में कच्छ की, जहां पर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि समंदर में किस तरह ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, हवाएं कितनी तेज यहाँ पर चल रही हैं और असर जो है वो नजर आने लगा है तूफान का। और आपको ये जूम अर्थ लाइव ट्रैकिंग के जरिए हम तूफान की चाल भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका जो है उसमें उसका असर थोड़ा कम अब हो सकता है। कुछ इसने अपना रुख जो है तूफान ने वो बदला है, लेकिन साफ तौर पर तूफान की जो चाल है उससे ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस तूफान के चलते होने वाला है। अगर ये पाकिस्तान की तरफ पहले जिस तरह से बढ़ रहा था तब गुजरात में उतना असर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान जाते जाते तूफान की दिशा जो है वो बदली है और इसका रुख, इसकी दिशा जो है वो गुजरात की तरफ बढ़ी है और इसीलिए अब गुजरात सबसे ज़्यादा खतरे में इस तूफान के आ गया है और उसके आसपास महाराष्ट्र, गोवा और जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी अब अलर्ट किया गया है, ताकि और खासकर मछुआरों से कहा गया है कि वो समंदर में अब बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कल तूफान दस्तक दे देगा। आईएमडी के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। वो आपको सुनवाते हैं कि उनका तूफान को लेकर क्या कहना है। साइक्लोन बिपरजॉय 15 जून की शाम को जखाऊ पोर्ट के पास तट से टकराएगा। मेरे साथ मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा हैं। लैंडफॉल के लोकेशन को लेके और टाइमिंग को लेके अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बस हमारा जो फोरकास्ट पहले था हम वही फोरकास्ट के साथ चल रहे हैं। जो हम पहले से ही बोल रहे हैं हमारा वही फोरकास्ट अभी कंटिन्यू कर रहा है कि 15 तारीख शाम को मांडवी और कराची के बीच में जखाऊ के आसपास ये तट को टकराएगा और इसका विंड स्पीड तो 125 टू 135 kmph, गस्टिनेस में 150 kmph हो सकता है। तो अभी क्या हालात है, मतलब तटीय इलाकों में जो 7 जिलों में आपने एक रेड मैसेज जारी किया है रेनफॉल को लेके, विंड स्पीड को लेके? जो हम वार्निंग दिए थे, विंड का वार्निंग, रेनफॉल वार्निंग, स्टॉर्म सर्ज वार्निंग, वो सभी जारी है अभी। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो साइक्लोन हम बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा, आज आफ्टरनून में 14:30 में जो हमारा एनालिसिस है इसमें पता चल रहा है कि अभी साइक्लोन नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। आपने ये कहा है कि अरब सागर में जो सीवियर इंटेंसिटी के साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं उनकी नंबर, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है 1990 के बाद। क्या अभी जो हम साइक्लोन से डील कर रहे हैं हम उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देख सकते हैं? इस परिप्रेक्ष्य में हमको यही करना है कि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा लास्ट 10 ईयर्स में एक अद्भुत इम्प्रूवमेंट हुआ है साइक्लोन फोरकास्ट में, और ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। जैसे साइक्लोन ताउते का आपने देखा फोरकास्ट कैसे दिया गया कि साइक्लोन फाइलिन, फनी, हुदहुद, अम्पन, सभी में हम यही कोशिश किए हैं कैसे कि लीड पीरियड के साथ, जैसे ये साइक्लोन भी हम 5 दिन पहले बोल के रखे हैं, 10 तारीख से हम बोल रहे हैं कि ये सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा, और फिर बता दिया कि ये जखाऊ के आसपास जाएगा। सो इसमें जो हमारा जो अर्ली एक्शन है डिजास्टर मैनेजर्स के जरिए, पब्लिक के जरिए, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, वो सभी बहुत पहले शुरू हो जाता है। और ये ज़रूर लाभदायक होता है कि हम जो जानमाल का नुकसान हो रहा था इसको हम अभी कम कर रहे हैं।
हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और तूफान के आने में 24 घंटों से भी कम वक्त अब रह गया है। गुजरात के मांडवी के तटीय गांव के लोग अब दूसरे गांव की ओर रुख करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह खतरा अब बढ़ता जाएगा। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले गुजरात के मांडवी इलाके में खासतौर पर जो निचले समुद्री तट पर जो इलाके हैं वहां पर दो चीज़ें हो रही हैं। या तो प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है, या दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो खुद ही सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और ऐसी एक जगह पर हम मौजूद हैं। ये एक परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने कुछ व्यवस्था की है और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। माँ जी, आपका नाम बताइएगा और आप लोग कहाँ जा रहे हैं वो बताइएगा। नूरी मासी, हाँ, आशा नायक का चेला। और कहाँ जा रही हैं आप लोग? मुंद्रा। क्यों जा रहे हैं मुंद्रा? मुंद्रा बारिश आ रही है ना, पवन लगते नहीं, इसलिए। कितने लोग हैं आप लोगों के परिवार में, और मुंद्रा में क्या है कि वहाँ जा रहे हैं? मकान है मेरा। अच्छा, आप लोगों का मकान। तो यहाँ पर भी तो व्यवस्था की जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अभी जा रहे हैं पवन के लिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, कुल मिलाकर दादा आप लोग कितने लोग जा रहे हैं? 25 लोग जा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने खुद की व्यवस्था की है। जो गांव वाले हैं आपस के रिश्तेदार हैं। आप सभी रिश्तेदार हैं क्या हैं? पहचान वाले हैं आप लोग। अच्छा, क्या कुछ जानकारी आप लोगों के पास है कि आप लोगों को लगा कि ये साइक्लोन आ रहा है तो यहाँ से जाना चाहिए? क्या जानकारी है? जानकारी यहाँ से बोला टेंशन जैसा है इसलिए जा रहे हैं। टेंशन जैसा है इसलिए। तो ये गाड़ी देखिए आप, गाड़ी में लोग भरे हुए हैं और यहाँ से मुंद्रा जाएंगे, जहाँ पर ये लोग अपने ही रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं। और इसी तरह से जो लोग हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग इंतजाम कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन की ओर से तैयारी है, तो निजी स्तर पर भी जो लोग हैं वो अपने अपने जगहों पर रुके हुए हैं, अपने अपने तरीके से इंतजाम कर अपने परिवार वालों को सुरक्षित स्थानों पर किस तरह से ले जाया जा सके इसकी कोशिश कर रहे हैं। 25 लोग इस गाड़ी में मौजूद हैं और यहीं से मुंद्रा में इनका जो एक मकान है आपका, जहाँ पर ये जाते हुए दिख रहे हैं। मांडवी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे गुजरात का रुख करते हैं, जहां पर मांडवी के पास हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा मौजूद हैं। वो कल से ही गुजरात के अलग अलग इलाकों से दौरा करके वहां पर पहुंचे हैं। सोहित, क्या स्थिति अब आप देख रहे हैं? सुबह की जो तस्वीर आपसे जब सुबह बातचीत हुई थी उसके बाद अब दिख रहा है कि आपने रेनकोट भी पहन लिया है। मौसम और बदलने लगा है यहाँ पर सोहित? बिल्कुल अदिति, बीच बीच में बहुत भारी बारिश हो रही है और बीच बीच में अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, लेकिन अदिति बीच में इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक बस अपने दरवाजे को बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी। और क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो बीच में तेज़ हवा और बहुत तेज़ बारिश होती है और इसका असर जो है कहीं ना कहीं जो समुद्री तट है वहाँ पर देखने मिलता है। और इसके वजह से इसके जो आसपास के इलाके, अभी जैसे हमने रिपोर्ट भी बताया, एनडीआरएफ की टीम जाकर लोगों को निकाल रही है। लोग खुद अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अभी तक भारी बारिश हो रही थी तो बीच में धूप आ जाती है, फिर भारी बारिश होने लगती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मौसम है वो बदल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में हवाएं तेज़ हो रही हैं अदिति, ज़रूर यहाँ पर रहकर महसूस किया जा सकता है कि अगर अभी इस तरह के हालात हैं तो कल जब ये समुद्री तट से टकराएगा तब हालात और कितने गंभीर होंगे। और इसी के लिए तैयारी है। एनडीआरएफ से जब हम बात करते हैं उनका ये कहना है, क्योंकि ये इसके टकराने के समय का अदिति आप समझिए कि 4-5 बजे के करीब कहा जा रहा है कि ये टकराएगी तट से, तब शायद ही कोई बाहर निकल पाएगा। ये खुद एनडीआरएफ के लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी भी तैयारी ये है कि जब ये चला जाएगा उसके बाद जो डैमेज होता है उसे वो कंट्रोल करे। क्योंकि अगर 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तो जाहिर से बात है कि कोई वहाँ पर बाहर निकल नहीं पाएगा। ये तो हमने सुबह भी दिखाई थी। ये जो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। इसके ठीक पीछे बहुत सारे बीच रिजॉर्ट्स हैं, उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हम अगर आ रहे हैं तो जब तक आप प्रेस के गाड़ी नहीं दिखाते हैं या प्रेस का आप आईडी नहीं दिखाते हैं तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी डिटेल दिया जा रहा है, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। समुद्र जो है अपना रुख बदलता जा रहा है। बीच बीच में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये जो रेत यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो उड़ती है, उसके वजह से भी लोग यहाँ पर खड़े नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए जो एनडीआरएफ के भी
अधिकारी हैं उन्होंने भी लोगों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया है जहां से समुद्र कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर है। तो 0 to 5 किलोमीटर में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई लोग मिलेंगे। लोगों के जो यहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो भी कहीं ना कहीं अब कुछ स्ट्रक्चर्स भी टूटे हुए हैं। तो जो तेज हवाओं का असर दिख रहा है। और कल के लिए जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा आज तो आप यहाँ पर बीच में आ भी जाइए, कल आप आ नहीं पाएंगे। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जिस तरह के हालात है उनका कहना है क्योंकि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं। एक देखिए आप, एक जो पूरी तरह से एक पलट भी चुका है यहाँ पर जो आप देखेंगे, तो ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं ये उनका कहना है कि कल शायद हवा में ये उड़ने लगे और अगर आप इसके आसपास रहें तो आपको इससे चोट लग सकती है। विंडमिल भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, उन विंडमिल को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर विंडमिल चालू रहता है, उनका कहना है कि तेज़ हवाएं आती हैं तो इससे उनके विंडमिल पर भी असर पड़ेगा, विंडमिल टूट सकता है, इसलिए उसे मैन्युअली बंद किया गया है। तो ज़रूर इसका असर जो है वो देखने मिल रहा है। तेज़ हवाएं हैं, बीच बीच में भारी बारिश है तो बीच में धूप आ जाती है, लेकिन हालात जो हैं ज़मीनी स्तर पर वो बिगड़े हुए हैं। बिल्कुल सोहित, और अब प्राथमिकता यही होगी कि जनहानि ना हो, किसी के जीवन की हानि यहाँ पर ना हो। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि जिस वक्त ये तूफान तट से टकराएगा उस वक्त कोशिश यही होगी कि उसे गुजर दिया जाने जाए, उसके बाद ही आगे जो है उसका देखा जाए कि कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित, आपके पास हम आते रहेंगे। यहाँ पर जिस तरह से सोहित मिश्रा बता रहे हैं, अभी से 24 घंटे पहले से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मांडवी के तट पर क्या स्थिति, जैसे कि सोहित तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश कई बार हो भी चुकी है और अब मौसम वहाँ पर पूरी तरह से बदलने लगा है। उधर एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार लोगों को जागरूक करने में भी जुटी हुई हैं। तटीय गाँवों में जाकर एनडीआरएफ की टीम के लोग गांव वालों से बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर और कठिन परिस्थितियों में क्या कुछ किया जा सकता है वो समझाया जा रहा है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। फिलहाल हम मांडवी के सलाया गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम है। अब जहां पर हम मौजूद हैं ये लो लाइंग कोस्टल एरिया है और एनडीआरएफ की टीम यहां पर दो चीज़ें कर रही है। एक तो जितने भी महिलाएं और बुजुर्ग हैं अधिकांश लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया जा रहा है और जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो भी गांव-गांव घूम रहे हैं और जितने लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है उसकी यहां पर तैयारी चल रही है और उसके लिए भी बातचीत हो रही है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर बसंत जी मौजूद हैं। सर, आप लोग जब गांव में घूम रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं, किन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है और किस तरह से ये सारी चीज़ों को आप लोग कर रहे हैं? गांव में जाकर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, साइक्लोन के इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं और डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा उन लोगों को शिफ्टिंग के लिए जिस प्रकार से शेल्टर बनाया गया वहाँ पर मूव आउट करने के लिए बता रहे हैं। अभी इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे, आपने कहा कि प्रायोरिटी वो है, तो क्या कुछ किया गया है? गाड़ियों से हमने भी देखा कि बसेस से लेके जाया जा रहा था, तो किनको प्रायोरिटाइज किया गया है? और गांव में जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग तो खुद से भी रह रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं कि अभी जवान या जो यूथ हैं वो ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ हो रहा है? मुख्य तौर पे प्रायोरिटी दी जा रही है महिलाओं को और बुजुर्गों को, ताकि उनको मूव आउट किया जाए, कोई सुविधाएं मिल जाए और आसानी से जा सकें। और रही बात जो जवान हैं वो लोग को, वो अपना पास पर्सनल व्हीकल है, उससे वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। हाँ। और यहाँ से सर कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है? क्या स्कूल्स, कॉलेजेस, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? कॉलेज की व्यवस्था है और जैसे कि यहाँ पर है खोडियार गुरुकुल स्वामीनारायण है ना, स्वामीनारायण गुरुकुल है, वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ के गाँव को, है ना। एक सवाल सर ये है यहाँ पर कि क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं? अब ये आप पूरे गांव भर घूमते हैं, लोग घर छोड़ने को तैयार हैं या नहीं हैं, या आपको गांव में किसी से बात करना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, किस तरह से कर रहे हैं? उन लोगों से बात करते हैं और उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि चक्रवात के बारे में जिसका किस प्रकार से विनाशकारी हो सकता है, तो उसके और हम डूज और डोंट्स भी बताते हैं इसके साथ साथ। और यहाँ के लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने मना किया है, वो मूव आउट कर रहे हैं। और रही बात अभी जो बचे हैं जवान लोग, वो भी अपना धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। अच्छा, और आखिरी सवाल, क्या लोकल लीडरशिप जैसे सरपंच या बाकी लोगों को भी, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं तो यूनिफॉर्म का ज़रूर असर पड़ता है, लेकिन गांव वाले ऐसे भी होते हैं जो अपनों की सुनते हैं, तो ऐसे में क्या सरपंच और बाकी लोगों का भी आप लोग, मैं देख रहा था कि आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम सरपंच के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोई भी प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन है वही हमें शेयर करते हैं और कितने लोगों की संख्या में वो लोग शिफ्ट हुए हैं और कितने बचे हैं, इसके बारे में भी जानकारी उनसे मिलती है और वही हमारे साथ रहते हैं और साथ साथ में वो शिफ्टिंग करने के लिए और उनको अवेयरनेस करने के दौरान वो भी उपस्थित रहते हैं
इसलिए बहुत ही सहायता मिल जाती है उसके द्वारा। बिल्कुल, ये जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो एनडीआरएफ हो या बाकी सुरक्षा हो, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ किस तरह से इवैक्यूएशन और बाकी सारे काम कर रहे हैं, ये समझ में आता है। और खासतौर पर ये वो इलाके हैं जो समुद्री तट के पास हैं, इसलिए यहाँ से लोगों को हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम अब गाँव-गाँव घूम रही है। मांडवी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो 5 की बात में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही सरकार और प्रशासन को लगता है कि तनाव शांत हो गया है, तभी हिंसा की नई वारदात हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक ताजा हिंसा खामेन लोक इलाके में हुई है, जहां पर उग्रवादियों ने देर रात ग्रामीणों के घरों को घेरकर हमला किया। हिंसा में 9 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील का वक्त भी कम कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है, वो अब सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि गृहमंत्री को वहां से लौटे हुए भी अब वक्त हो गया है और लोगों ने सरेंडर भी अपने हथियार करने शुरू कर दिए थे। लेकिन स्थिति यहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार हिंसा हो रही है। सत्रह जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों और उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देखना ना भूलें 17 जून को दिन भर एनडीटीवी पर। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं है, एक नहीं है। सिक्ता देव बता रही हैं ये क्या है, कैसे अलग है, और ये भी समझा रही हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, इस वक्त हर तरफ यही शब्द है। टीवी, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, कॉन्फ्रेंसेस, हर तरफ यही सुनने को मिलता है। Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये वही चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग कही जाती है? एक और शब्द जो इन दिनों खूब उछाला जाता है। दोनों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। और इसलिए हमारी नई सीरीज द क्लाइमेट एक्सप्लेनर्स। नमस्कार, मैं हूं सिक्ता देव। आज से आप और हम हर हफ्ते जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे, मगर किसी भारी भरकम शब्दों के साथ नहीं। कल्पना करें कि यह धरती एक विशाल घर है। घर के अंदर 2 चीजें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब पूरा घर गर्म होने लगता है। जलवायु परिवर्तन तब जब घर के अलग अलग कमरे बदलना शुरू होते हैं। एक कमरा गर्म हो जाता है, दूसरे में ज्यादा बारिश होती है और तीसरा और ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में एक लंबे समय में, कहें तो 30 या 40 साल में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यही वो अहम नुक्ता है। जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पर होता है, वाकई एक काफी लंबे समय में, लेकिन अब हम बड़ी तेजी से जलवायु परिवर्तन होता देख रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। देखिए, काफी समय पहले करीब 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया था। इससे हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में उछाल आया था। 50 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हम वाकई ज्यादा गाड़ियां और कार का इस्तेमाल करने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में और बढ़ोतरी हुई। इतिहास में ये 2 मोड़ हैं जब जलवायु संकट एक अर्थ में शुरू हो गया था। तब से दुनिया की आबादी तिगनी भी हो चुकी है। हम बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब सूरज की ऊर्जा धरती तक पहुंचती है तो इसका एक हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है।
लेकिन अब जो गैस की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन आदि की जो चादर हमने बिछा दी है, इससे बहुत सारी गर्मी धरती के वातावरण में फंसी रह जाती है और इसकी वजह से जो औसत तापमान है यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जा सकता है। लेकिन हम ये भी समझ लें यहाँ पर कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्राकृतिक तौर पर भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ने की वजह से औद्योगिक युग से पहले के मुकाबले औसत ग्लोबल जो तापमान था वो कम से कम 1.1 डिग्री बढ़ गया है। अब मसलन आर्कटिक को लीजिए, उत्तरी ध्रुव के पास एक बर्फीला इलाका, चूंकि धरती औसत से ज्यादा रफ्तार से गर्म हो रही है तो यहाँ बर्फ पिघलनी भी शुरू हो गई है। पिघली हुई बर्फ काली पड़ जाती है और कहीं और ज्यादा ताप सोखने लगती है, जिसकी वजह से ये और तेजी से पिघल रही है। आपको पता है कि अगर आप तीखी गर्मियों में काले कपड़े पहनते हैं तो आपको कितनी गर्मी लगती है। यहाँ भी कुछ उसी तरह से हो रहा है। पिघलती हुई बर्फ की वजह से समुद्रों में पानी भी बढ़ जाता है, यानी इसकी वजह से समुद्रों में और ज्यादा पानी आ जाता है और जल स्तर यानी कि जो वाटर लेवल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1880 के बाद समुद्र का जल स्तर औसतन 8 इंच तक बढ़ा है और इसमें 3 इंच की बढ़ोतरी तो बीते 25 सालों में हुई है। इसका असर हम पूर्वी भारत के सुंदरबंस में देख सकते हैं। इंडोनेशिया में लोग राजधानी को जकार्ता से दूर ले जा रहे हैं क्योंकि ये डूब रही है। पानी बरसने का पैटर्न बदल रहा है। असमय बारिश और ज्यादा सूखा, ज्यादा तबाही वाले अचानक आ रहे बाढ़, चक्रवात, तूफान सब प्राकृतिक तौर पर हो रहे हैं, लेकिन और ज्यादा बदतर रूप में। इस तरह के मौसम खेती की स्थिरता के लिए खतरनाक है, खाद्य और पेयजल सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। बीते कई साल में उत्तर पश्चिमी भारत में तीखी गर्म हवाओं की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। आपूर्ति कम हुई तो दाम बढ़ गए, यानी आर्कटिक में पिघलती बर्फानी चोटियों का वास्ता भारत में गेहूं के बढ़ते दामों से है। ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। दुनिया भर के देशों ने एक समझौता भी किया है, पेरिस समझौता, कि तापमान को 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी तक ही रोका जा सके। क्या इसका मतलब ये है कि बदतर हालात का आना टाला जा सकता है? हम अगर अब भी सक्रिय हों तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक रोक सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बुनियादी बातें सहज ढंग से समझ में आई तो हमें जानकर अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट किसी सुझाव या सवाल के साथ भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते क्लाइमेट चेंज के एक और एक्सप्लेनर के साथ। और अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज 24 परगना जिले में नामांकन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम से हमला किया। और वहीं बांकुरा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बैग में बरामद बम किए हैं। बम कई मिले हैं उसमें और 1 दर्जन से ज्यादा बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने बम और कार जब्त कर 8 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस मामले में अब तक मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि आखिर राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए, हिंसा का घटना लगातार हो रही है और इसको लेकर चिंता भी है। मामला कोर्ट तक पहुंची है। कोर्ट ने भी कुछ जो उम्मीदवार है जिनका नामांकन नहीं हो पाया है हिंसा के कारण, उनको पुलिस का सिक्योरिटी देने का आदेश भी आज हाईकोर्ट ने दिया है। साथ साथ आपको याद होगा, कल कलकत्ता हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने का भी, तैनात करने का भी ऑर्डर जारी किया था। तो लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ जगहों पे, जैसे और ये इलाका संवेदनशील माना जाता है, इन सारे इलाकाओं में अभी भी बम गिरने का खबर आ रहा है। ये तस्वीरें कैमरा में कैद हुए हैं, किस तरीके से एक गुट दूसरे गुट के ऊपर बम फेंक रहे हैं। ये सारे कंट्री मेड बॉम्ब्स है। तो जरूर सुरक्षा को लेकर एक चिंता है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि जहां जहां उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें घटना हो रही है, वहां पे फोर्स भेजा जा रहा है। और ये भी उम्मीद है कि सेंट्रल फोर्सेस जब तैनात हो जाएगा तब शायद
ऐसे घटना और थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि पूरा राज्य में पंचायत चुनाव हो रहा है और कई ऐसे इलाका है जहां से झमेला होता रहता है, जी जी। जिसको सेंसिटिव एरिया घोषणा कर दी गई है, और उन्हीं इलाका में से ऐसे घटना की खबर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में 2 गुटों में बमबाजी यहाँ पर हुई है। एक कार से भी दर्जन भर बम मिले हैं जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहे हैं, और राज्य सरकार यहाँ पर आश्वासन दे रही है कि जहां जहां पर तनाव है हम वहां पर फोर्स भेज रहे हैं और शांति बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। तो 5 की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।